बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतिशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बस एक गिरोह दाएं हाथ वालों का होगा, क्या शान होगी दाएं हाथ वालों की, और दूसरा गिरोह बाएं हाथ वालों का होगा, क्या खस्ता हाल होगा बाएं हाथ वालों का, और तीसरा गिरोह हर कार खैर में आगे रहने वालों का, वो उस रोज़ भी आगे आगे होंगे, वही मुक़र्रबे बारगाह हैं, ऐशो सुरूर के बागों में एक बड़ी जमात पहलों से। सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 8 तक 13 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हफ्ता है 21 मुहर्रम उल हराम 1433 हिजरी, 17 दिसंबर सन 2011, और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं मोहतरम जनाब फजल हुसैन आवान साहब। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और बहुत गर्मा गर्मी है मुल्क की सियासी सूरत हाल में मेमो के इशू पर, और इसी हवाले से हम आपकी जात से पहली खबर। जिस तरह सर्दी बढ़ रही है, इसी तरीके से सियासी सूरत हाल दर्जा हरारत उसका बुलंद हो रहा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कल इस दर्जा हरारत में शायद कुछ कमी की कोशिश की गई है। गिलानी साहब और कियानी साहब की मुलाकात के ज़रिए से 3 घंटे से ज़ायद मुलाकात रही नाज़रीन जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की। और ख़बर यह है कि मेमो पर जवाबात महाज आराई नहीं, मेमो इशू पर फ्रंट फुट पर खेलें, सरेंडर ना करें। PPP पार्लिमानी पार्टी वज़ीर आज़म को फैसलों का इख्तियार दे दिया। अमरीका खुद मुख्तारी के एहतराम की ज़मानत दे, गिलानी अमरीकी सफ़ीर वाज़े यकीन दहानी ना करा सके। मुलाकात में इस बात पर, जो कियानी साहब से हुई, इस बात पर इत्तफाक किया गया कि कौम को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुकद्दम रखेंगे, मामलात मिलजुल कर चलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया। मेमो केस हुकूमत और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, डट कर मुकाबला करेंगे। मार्च के बाद आम इंतखाबात की तैयारी करें। गिलानी का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। पोलियो मुहिम का आगाज़, नेटो सप्लाई अभी नहीं खोली जाएगी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मंटर से भी मुलाकात। लेकिन जो अहम तरीन मुलाकात है वो कियानी साहब की है और गिलानी साहब की। दोनों ने जो जवाबात दाखिल करवाए गए हैं, जो आर्मी चीफ की जानिब से और शुजा पाशा साहब की जानिब से, इसमें ये तजाद भी सामने आया हुकूमत के बयान में और फ़ौज के बयान में। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हालात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मार्शल लॉ की बातें भी की जा रही थी। लेकिन आप समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसमें कुछ कमी आई होगी? फ़ौज ये हुकूमत का मातहत अदारा है, इनके दरमियान ये कह देना कि बड़े इख्तलाफात हैं, कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, मेरा ख्याल है कि ये कहना बेहतर अच्छा नहीं है। क्योंकि मातहत अदारा जो है वो अपने जो सुपीरियर हैं उनके ख़िलाफ़ महाज राय नहीं कर सकता, उनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता, उनके सामने नहीं आ सकता। इसमें अगर महाज राय का कोई तासर मिलता है या महाज राय की कोई कोशिश नज़र आती है तो वो हुकूमत की तरफ से है। ये आप देखिए कि हमारे सामने मेमो काफ़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है। हमारी जो सियासी हुकूमत है ये बार बार वज़ीर आज़म गिलानी साहब और इनके साथी बार बार इसको साजिश कह रहे हैं। मेमो के हवाले से जवाब दाखिल करवाने से पहले फ़ौज ने करवाए हैं, आर्मी चीफ ने करवाए हैं, DGISI ने करवाए हैं। उससे पहले हमें पता ही नहीं था फ़ौज का मौक़िफ़ क्या है। अगर महाज राय वाली बात होती तो फ़ौज के तर्जमान या कहीं ना कहीं से ज़राए के हवाले से बातें आ जाती। देखिए, फ़ौज ने खुल के फरमा दिया फजल साहब कि ये एक साजिश है और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश है, इसको तस्लीम किया है फ़ौज ने। हाँ बिल्कुल, साजिश है। और ये हुकूमत कह रही है, हमारे गिलानी साहब कह रहे हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश है। तो उसके लिए जब दो मौक़िफ़ हैं, अपोजिशन भी ये कह रही है, नवाज शरीफ केस भी ये ले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको फिर क्या होना चाहिए था? यही होना चाहिए था कि सुप्रीम कोई अदारा, कोई जो अफराद हैं वो इसके ऊपर फैसला कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट के सिवा कोई भी बाएतमाद पैनल नहीं हो सकता, फोरम नहीं हो सकता। यहाँ पे ये मामला आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो ये इसके ऊपर हुकूमत को शदीद इख्तलाफात है। ये हुकूमत ने, जरदारी हुकूमत ने, गिलानी हुकूमत ने मलबा, मेमो का मलबा खुद अपने ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर
इश्तियाल अंगेज़ बयानात देकर, इसकी मुखालफत करके, और अब कहते हैं कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान कोई महाज आराई नहीं है। अगर कोई महाज आराई नहीं है तो फिर ये क्यों कहते हैं जी कि डट कर मुकाबला करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे? इनको किसने सरेंडर करने को कहा अगर है? महाज आराई है तो फिर जाहिर सी बात है एतमाद की भी कमी है, और अगर एतमाद की कमी नहीं है तो फिर सदर जरदारी साहब जो दुबई तशरीफ ले गए, आप समझते हैं कि इसमें आर्मी जो है इंटैक्ट थी, आर्मी से मुशावरत की गई थी, फ़ौज को एतमाद में लिया गया था? बिल्कुल जी, फ़ौज ने इसकी, जनरल कियानी ने या फ़ौज के तर्जमान ने इसकी कतन तरदीद नहीं की कि जरदारी साहब के साथ कियानी साहब की टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई है, और उनके मशवरे के बाद ही वो मशवरा उन्होंने दिया या उसको तायद की, उसके बाद जरदारी साहब, फ़ौज ने इसकी तरदीद नहीं की। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि इनकी जरदारी साहब की कियानी साहब से मुलाकात हुई थी। ठीक है, अगली खबर नवाज शरीफ साहब के बयान में शामिल करते हैं। मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि फ़ोन के ऊपर बात हुई थी, उसके बाद जरदारी साहब गए हैं दुबई। राइट, फ़ोन पे बात हुई थी। नवाज शरीफ साहब का बयान है नाज़रीन के मेमो केस, कौम को हक़ायक़ बताए जाएं, मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे नवाज शरीफ, दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, खारजा पॉलिसी मुल्क की सलामती और मुफादात को मद्देनजर रखकर मुरतब की जानी चाहिए, नेटो हमले के बाद हुकूमत के इक़दाम काबिल सत्ताइश हैं, मेमो गेट कौमी सलामती और मुल्क के खिलाफ साजिश है, दुनिया के किसी भी मुल्क से बराबरी की सतह पर दोस्ती होनी चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ। मौजूदा सूरत हाल में तमाम जमातों की जिम्मेदारी है कि मिलकर किरदार अदा करें। वफ्द की गुफ्तगू और दिफा पाकिस्तान कौंसिल के वफ्द ने मुलाकात की और कॉन्फ्रेंस में शिरकत की भी मियाँ नवाज शरीफ को दावत दी। फिर जरदारी साहब का बयान बहुत अहमियत का हामिल है और एक नई बहस भी शुरू हो गई इस हवाले से कि आर्टिकल 47 के जरिए हटाया जाना कबूल नहीं, ज़बरदस्ती लागू किया गया तो मंशूर ऐसे दस्तूर को नहीं मानता होगा जरदारी। वतन वापसी के लिए बेताब हूँ, मेरा बस चले तो अभी जहाज़ लेकर आ जाऊँ, इस वक्त डॉक्टरों का कैदी हूँ, पाकिस्तानी सहाफ़ी से फ़ोन पर गुफ्तगू। जरदारी गड़े खुदा बख्श में फैसला कुन खिताब करना चाहते हैं जराए, सदर के खिलाफ आर्टिकल 47 के तहत रिट दायर हो सकती है। और इस हवाले से हम पूछेंगे कि मेमो केस और फिर सदर जरदारी की तबीयत, और डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो आराम करें, वहीं पर हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी ये कहते हैं कि जब तक डॉक्टर्स नहीं कहेंगे जरदारी साहब वतन वापस तशरीफ नहीं लाएंगे। इस सूरत हाल में आर्टिकल 47 क्या है? अच्छा, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले नवाज शरीफ साहब की बात कर लें कि हुकूमत यही कहती है, जब साजिश की बात करती है तो उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ होता है, ये केस को सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले गए, हालांकि ये पार्लियामेंट में आना चाहिए था। पार्लियामेंट में किस पार्लियामेंट में आना चाहिए था? वो कहते हैं कौमी सलामती कमेटी, जिसके सरबराह रज़ा रब्बानी है, उसमें उसको ये फैसला करना है। ये देखिए कि इतने हाई प्रोफाइल लोगों का इसमें नाम है, सदर को बुलाया जा सकता है, वज़ीर आज़म को बुलाया जा सकता है, हक्कानी साहब को, सफ़ीर थे अमेरिका में, उनको हटा दिया गया, कियानी साहब को बुलाया जा सकता था, शुजा पाशा को, दीगर वजारतों को। क्या इनमें दमखम है हमारी इस कमेटी में कि वो जिसको जरदारी साहब ने इसके सरबराह को इम्पोर्टेंस कह दिया था, क्या उसमें इतनी सलाहियत है कि इतने बड़े लोगों को बुला ले और उसका तजर्बा भी ऐसा है कि इस केस का फैसला कर दे? तो बेहतरीन फॉर्म यही था। अपने बॉस के खिलाफ मातहत जो है वो किस तरह से कार्रवाई कर सकता है? तो ये कह रहे हैं जी कि इस केस को, मेमो केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना साजिश है, और इनकी उंगलियां नवाज शरीफ साहब की तरफ उठ रही हैं कि नवाज शरीफ ने ये साजिश की है। इसमें मैं क्लियर हूँ कि हो सकता है कि नवाज शरीफ जो है किसी के अंगेख्त पर या किसी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ये केस ले गए हैं, किसी ने यकीन दहानी कराई हो जी केस बड़ा मजबूत है, ले जाए, ले गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक कानूनी तरीका है, आइनी तरीका है, इसको वज़ीर आज़म साहब साजिश कह रहे हैं। अगर ये साजिश हो, जैसे नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते हैं, जलसे जुलूस भी करते हैं, ज़बरदस्त तनकीद करते हैं, लेकिन जो सही बात है उसको सही भी उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी कि वो जो मेहमान एजेंसी में जो हमारी फ़ौज के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें 24 शहादतें हुई हैं, उसके बाद हुकूमती इक़दाम दुरुस्त हैं, बॉन कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, शमसी एयर बेस खाली करवा लिया, वो असूलों की बात करते हैं इस हवाले से कि ये नहीं कि मुखालफत वो किए जा रहे हैं। आगे जरदारी साहब ने कहा जी कि 47 जो है वो आर्टिकल ये है जो मैंने मुतालिया किया है कि उसमें सदर को 2 तरीके से हटाया जा सकता है। एक तो उसकी सेहत ख़राब हो जाए, दूसरा इम्पीचमेंट, मुआखज़ा जिसको कहते हैं, उसके लिए वोटों की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके लिए जो आर्टिकल 47 है, सेहत के हवाले से है, तो उसमें मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता है जो फैसला करता है कि सदर की सेहत कैसी है, ये फ़राइज़ अंजाम दे सकते नहीं दे सकते।
لیکن اس میں طریقہ کار کیا ہوگا, بورڈ کون تشکیل دے گا, کیسے بنے گا, وہ نہیں ہے. اس کو بھی اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے, میری تو رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جلدی آنے والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ صدر صاحب نے کہہ دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن جلدی آ فوٹیجز جاتا ہوں. جاری نہیں کی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے صدر مملکت کے حوالے سے, تاکہ عوام میں جو خدشات ہیں وہ دور ہوں. عوام تو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے محترم صدر کو کہ وہ کس حالت میں ہے, کیسی طبیعت ہے ان کی. میڈیا میں ویسے تو ہر چھوٹا بڑا آدمی جو ہے وہ آ جاتا ہے, لیکن صدر مملکت کی فوٹیج کیوں نہیں جاری کی جا رہی؟ تو عوام تو صدر صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کی پالیسیاں ہمارے سامنے ہیں, سارا کچھ ہے. اتنی بےتاب نہیں ہے کہ عوام کے صدر صاحب کو وہ دیکھتے ہی چلے جائیں, ان کی زیارت ہی کرتے ان کی پالیسیوں کے حوالے سے. اکثریت والے صدر ہیں, عوام کے پسندیدہ صدر ہیں, ان کی فوٹیج جاری ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ فوٹیج کچھ لوگوں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ ان کو کچھ لقوہ ہوا ہے, تھوڑا لقوہ ہوا ہے, تو اس حوالے سے شاید وہ فوٹیج نہ دینا چاہتے ہوں. لیکن وہ جو ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 47 کی, اس کے اوپر کوئی کلیئر نہیں ہے بورڈ کیسے تشکیل دیا جائے گا. اور میں اس معاملے میں بالکل میری یہ حتمی رائے ہے کہ سپریم کورٹ قطعاً حکومت کے خلاف پارٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس کیس جو بھی آتا ہے, کسی کی طرف سے بھی آتا ہے, وہ پابند ہے. اور یہ موجودہ بابر اعوان صاحب کی جو بھی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, کل بھی انہوں نے کی, کافی ٹائم لیا میڈیا میں, چینلز پہ شام کے وقت میں, پرائم ٹائم میں وہ ٹائم آج کل گین کر رہے ہیں میڈیا میں, تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے اور بائسڈ شو کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوششیں جو ہیں اس کے الٹے اثرات ہو سکتے ہیں؟ بابر اعوان صاحب کی اپنی رائے ہے, ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, وہ جو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ. لیکن عام آدمی یہ نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, اور اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے جس کی کرپشن جو ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ہر تیسرا بندہ کرپٹ ہے. حکومتی سطح کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے, ہائی لیول کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے کافی زیادہ فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں. تقرریاں جو انہوں نے کی تھی وہ سپریم کورٹ نے کل عدم قرار دی ہیں. تو اس حوالے سے پوری پارٹی, اکثر لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, بابر اعوان صاحب بھی کرتے ہیں. ابھی ان کو مارشل بھی لگتا نظر آ رہا ہے. تو یہ مٹھائی والی دکانوں سے پتہ کرنا چاہیے کہ واقعی ان کی جو ہے آرڈر تو نہیں دے دی, ہاں آرڈر تو نہیں دے دی کہ واقعی اگر مارشل لگ رہا ہے تو ان کے گھر میں وہ ڈبے شبے جمع ہو گئے ہوں گے, کیونکہ پھانسی کے اوپر بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. حکومت جائے گی, یہ سوال جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں, سیخ پا ہو جاتے ہیں. ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے سے گفتگو ان کی ہو رہی تھی, یہ سوال پوچھ لیا صحافی نے غلطی سے, تو وہ بہت ناراض ہو گئے اور انٹرویو چھوڑ کر چلے گئے. نہیں دیکھیں جی, حقائق سے جو ہے نظریں نہیں چرانی چاہیے. اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے, اس کی تردید وہ نہیں کرتے, نو کمنٹس کہہ دیتے ہیں یا روٹ کے چلے جاتے ہیں, ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, لیکن اس کی انہوں نے کبھی تردید نہیں کی. اگر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے اس سے انہوں نے تائب ہو گئے ہیں اس معاملے سے, تو اس کو اقرار کر لینا چاہیے. رائٹ, کچھ مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے ناظرین, اور خبر ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے, جس میں وفاقی وزیر بجلی و پانی نے بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے مغربی دریاؤں پر مزید ڈیموں کی منصوبہ بندی کر لی, عالمی عدالت میں جائیں گے وفاقی وزیر بجلی. سنتاس معاہدے کے تحت بھارت پابند ہے کہ نیا منصوبہ شروع کرنے سے 8 ماہ پہلے پاکستان کو آگاہ کرے, مگر وہ ایسا نہیں کر رہا. قومی اسمبلی میں خطاب. اور ایک اور اہم خبر ہے کہ نیمو باز گو پروجیکٹ کے حوالے سے غفلت, جماعت علی شاہ کا نام ECL میں شامل, پینشن اور واجبات روک کر سابق انڈس کمشنر کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی. دو اہم خبریں ہیں اور دونوں ہی اہمیت کے حامل ہے کہ ایک تو بھارت مسلسل ڈیم بنائی جا رہا ہے پاکستان میں, اور دوسری جانب انڈس واٹر کمشنر جماعت علی شاہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ناکام رہے, اور ان کے اوپر جو مختلف الزامات بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھارت کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کے خلاف گئی ہیں وہ تمام چیزیں. اس پر بھی آپ کی رائے؟ نوید قمر صاحب نے فرمایا جی کہ ہم ان ڈیم جو بنا رہا ہے بھارت, اس کے خلاف عالمی بینک میں جائیں گے یا اقوام متحدہ میں جائیں گے یا کسی اور سطح کے اوپر جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کا جو کردار و عمل ہے اس پوری حکومت کا, خاص کر ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھارت نے ڈیم بنائے تو ہم سو جائیں گے, جس طرح سے وہ سوئے رہتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ راجہ پرویز اشرف کے بعد بجلی کی صورتحال, لوڈ شیڈنگ کی صورتحال سنبھلی نہیں ہے. بجلی گو کے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے, لیکن معاملات اسی نہج پہ ابھی بھی جا رہے ہیں. تو جماعت علی شاہ, ان کے بارے میں مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کے دورے پر گئے تو انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کی طرح, شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے ان دنوں, ان دونوں نے باری باری یہ کہا تھا مختلف ادوار میں یا مختلف دنوں میں
کہ پاکستان میں کمی کا ذمہ دار بھارت نہیں ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے ایک شعبے کا جس کو انچارج بنایا ہے سندھ طاس واٹر کا، وہ کمشنر ہے، وہ ایسی بات کرے گا تو اس سے آپ اس کے عزائم کا اندازہ لگا لیں، اس کے پاکستان سے محبت کا اندازہ لگا لیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس اس وقت جاتے رہے فضل صاحب جب بھارت اپنا کام مکمل کر چکا ہوتا تھا، ہر اس کسی کے نے بعد جا کر آپ اعتراض کرتے تھے تکنیکی بنیادوں پر، پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑتی تھی. آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بددیانتی تھی، بدنیتی شامل تھی جماعت علی شاہ کی؟ یہ دیکھیں جی کہ صرف جماعت علی شاہ نہیں بلکہ جو اس سے پہلی حکومت تھی اس نے بھی پانی کے حوالے سے، موجودہ حکومت نے بھی پانی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کوئی ان دونوں ادوار میں قطعاً سرے منہ ایک قدم کی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بدنیتی ہے، یا بھارت جو ہے وہ اربوں روپے خرچ کرتا ہے ہر سال کالا باغ ڈیم کی مخالفت کے لیے، اور یہ جو پانی وہاں پہ جو آنا ہے، یہ جو ڈیم بن رہے ہیں کشمیر میں، ان کی پاکستان میں ڈیموں کی مخالفت کے حوالے سے اور ان کی حمایت کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں، اس کشمیر پالیسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھارت خرچہ کر رہا ہے باقاعدہ. اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اسرائیل بھی اس میں شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے. اسرائیل بھی شامل ہے. تو یہ لوگ اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے رشوت کے طور پہ دے کے ایک تو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کروا رہے ہیں، دوسرے جو بھارت جو کشمیر میں ڈیمز بنا رہا ہے اس کے اوپر خاموش رہنے کے لیے بھی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں. اس کی بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ISI اگر فارغ ہوتی ہے، فری ہوتی ہے، کچھ اس کو ٹائم ملتا ہے، ابھی تو بڑی مصروف ہے، اس کے اوپر بھی ایک انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے. میرا خیال ہے اس میں بڑے لوگوں کے نام آ جائیں گے. اگر یہ ملوث نہیں ہے، ہماری حکومت ملوث نہیں ہے، وہ سابق جو سندھ طاس واٹر کے کمشنر ہیں وہ ملوث نہیں ہیں، موجودہ ملوث نہیں ہیں، تو ان کو اپنے کردار و عمل سے ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے مخلص ہیں. بھارت جو ڈیم بنا رہا ہے اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف، ملک کو کے خلاف آبی دہشت گردی کی ایک بہت بڑی سازش ہے. دیکھیے جی، بھارت نے معاملہ جو ہے اس نے مسئلہ کشمیر کے اوپر اس کا قبضہ ہے، تو اس نے اس سے کچھ نظریں ہٹانے کے لیے اس کو نظر انداز کر کے پاکستانی جو ہیں جو اس کی فیور کرتے ہیں، مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مسئلہ کشمیر کو پس سے پردہ لے جانے کے لیے اس نے واٹر ایشو نیا ایک کھڑا کر دیا. اب ہم کشمیر کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں، ساتھ پانی کی بھی بات کرتے ہیں، حالانکہ کشمیر کے ساتھ ہی پانی کا مسئلہ جڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم کشمیر آزاد کروا لیتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں پہ استصواب کا حق مل جاتا ہے ان کو، تو پانی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. رائٹ. اور اگر بھارت پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر پاکستان کے پاس آپشن اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ان کے ڈیمز جو ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے. نہیں، باز کس سے نہیں آتا بھارت کب باز آنے والا ہے؟ بھارت تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو وہ سرے منہ وہ حیثیت نہیں دیتا، اس کو سمجھتے نہیں ہے، اٹوٹ ٹانگ کی بات کرتا ہے، بلکہ وہ اٹوٹ ٹانگ کی بات پکھنڈ، وہ اکھنڈ بھارت کا پکھنڈ وہ رچائے ہوئے ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ بلکہ یہ نوائے وقت کا موقف ہے، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ملکی معاملات کے اوپر نظر رکھنے والے، زراعت کے اوپر نظر رکھنے والے، مسئلہ کشمیر کے اوپر نظر رکھنے والے، کہ اب یہ موقع بھارت راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے. صحیح. وہ ہٹ دھرمی کے اوپر قائم ہے. مذاکرات کی اگر بات کرتا ہے تو وہ صرف عالمی اداروں کے یا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، وہ قطر مذاکرات کے لیے مخلص نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس لا محالہ کیا حل رہ جاتا ہے، کیا علاج رہ جاتا ہے؟ وہی جو آپ نے کہا کہ نہ صرف ڈیموں کا ہم کیوں تباہ کریں، ایسی صورتحال پیدا کریں، اپنے جو ایٹمی اثاثے ہیں، ایٹم بم ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ کشمیر محفوظ رہ جائے اور ان کو آزادی بھی مل جائے کشمیریوں کو. رائٹ. اور محترم مجید نظامی صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے کہ ملکی حالات خراب ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، آئندہ کیا ہونے والا ہے. مجید نظامی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا عہد نہ نبھایا تو پاکستان کا شرازہ بکھر جائے گا. ایوان کارکنان میں یوم سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے فکری نشست سے خطاب، اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے، مزید خبریں بھی شامل کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، لیکن پہلے وقت ہوا ایک بریک کا.
नवाबक टुडे में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269 और ब्रेक में जाने से कबल हम मुल्क की हालात के हवाले से बात कर रहे थे। मोहतरम मजीद निज़ामी साहब का बयान कि मुल्क की हालात ख़राब हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, आइंदा क्या होने वाला है, और दो खबरें और शामिल करेंगे इसी बयान से, फिर रिलेटेड और तजिया भी लेंगे। मंसूर एजाज का भी एक बयान है फजल साहब, वो कहते हैं कि किसी ने नहीं कहा कि जनरल पाशा ने अरब ममालिक से फ़ौजी बगावत की इजाज़त ली, और जेम्स जॉन्स का बयान है कि मंसूर एजाज ने कभी नहीं कहा मेमो तैयार करने में हुसैन हक्कानी का हाथ है। ये जो मुल्क की हालात हैं बिल्कुल ख़राब हैं, इस पर कोई शक नहीं है। आप बताइएगा कि हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? हालात जी इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा, हमेशा क़यामत तक रहेगा। इसके बावजूद के साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान में आला सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर, हुकूमत के अंदर से भी, हुकूमत के बाहर से भी। करप्शन जो है इसको आप साजिश नहीं कहेंगे। मेमो केस जो है वो भी एक साजिश है, कहाँ से हुई इसका भी पता चल जाएगा। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मौजूदा आज़ाद अदलिया की मौजूदगी में आप समझते हैं कि मार्शल लॉ के ख़तरात और ख़दशात हैं? कतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेमो केस में बहुत कुछ होगा, बड़ी तब्दीलियां होगी, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि मार्शल लॉ आ जाए। मेमो केस में जो लोग मुलव्वस हैं, जेम्स जॉन्स ने पहले कहा था जी कि हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं आई, फिर उसने तस्दीक कर दी कि मेरे पास दस्तावेज़ आई थी, मैंने मौलन को पहुंचा दी। तो अब वो कहते हैं जी कि उसमें हुसैन हक्कानी का नाम नहीं लिया था मंसूर एजाज ने। मंसूर एजाज का शुरू से मौक़िफ़ ये है कि मुझे हुसैन हक्कानी ने कहा था। अब भी उसने कहा जी कि मौलन ने जो स्टेटमेंट, उसका भी जवाब आ गया सुप्रीम कोर्ट में, उसका जवाब पहुंच रहा है। उसने कहा जी कि मौलन ने जो बातें की हैं ज़्यादा से मैं मुतफिक नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल जेम्स जॉन्स ने 12 दिसंबर को बयान हलफी दाखिल कराया, उनकी कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ है। ये मंसूर एजाज का कहना है। यही और उसको इख्तलाफ है कि वो चूँकि हुसैन हक्कानी साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो अमेरिका में अमेरिका के ही सफ़ीर हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा नुमाइंदगी वो उसकी करते हैं, अमेरिका की करते हैं। मंसूर एजाज ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि वो अमेरिका के वफ़ादार हैं, लेकिन ये कहते नहीं हैं, लेकिन नज़र यही आता था कि, और अभी जेम्स जॉन्स वो इनके गवाह के तौर पे आ गए हैं। ये देखिए कि अगर यही जेम्स जॉन्स ये सलामती कमेटी जो बनाई थी गिलानी साहब ने, उसमें पेश होते आ जाते, या उसके लिए ये देखिए कि जो अमेरिका से इतने डरते हैं, उसके तीसरे दर्जे के अहलकार के साथ वज़ीर आज़म मुलाकात करते हुए फ़ख्र महसूस करता है, सदर मुलाकात करते हुए। तो वहाँ के ये कौमी सलामती के साबिक मुशीर हैं, जर्नैल रहे हैं, वो आते तो फिर ये देखते कि कैसे उसका सामना करते थे, कैसे उसको डिनाई करते। राइट, फजल कुछ कॉलर्स हम शामिल करना चाहेंगे, और तारिक साहब हैं पहले कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब फरमाइए। अभी साहब बात कर रहे थे कश्मीर की आज़ादी की। भाई आप 63 साल में अपने आप को इन डाकुओं, लुटेरों, चौधरियों, कुरैशियों, इनसे आप अपने आप को आज़ाद नहीं करा सके। कश्मीर से आप क्या खाक आज़ाद कराएंगे? पहले आप अपने आप को तो कौम को आज़ादी दिलवाएं, अपने आप को तो आज़ाद कराएं। और दूसरी बात ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत का तर्जुमा करके, और उसके बाद इतनी सफाई से और ये डटाई से झूठ बोलते हैं कि आपको थोड़ी भी अपने आप को निजात महसूस नहीं होती। इन साहब ने, मैंने इनसे सवाल किया था और गिलानी की बीवी के बारे में कि जिसने 8 लाख की शॉपिंग की, और इन साहब ने बड़ी मासूमियत से मुझे जवाब दिया कि हो सकता है उन्होंने हक हलाल की कमाई से ये किया हो। मुझे आप ये बताएं कि गिलानी साहब अपने फर्स्ट टाइम एमएलए बनने से पहले क्या कभी उस शख्स ने जिंदगी में 800 पाउंड की शॉपिंग की? 8 लाख से बहुत दूर रह गए। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। अभी हम इस पर भी बात करते हैं जी। ये देखिए जी कि ये जो चौधरी हैं, कुरैशी हैं, गिलानी हैं, ये कहते हैं कि इनसे निजात हासिल नहीं कर सकते, आज़ादी हासिल नहीं कर सके तो कश्मीर से कैसे? ये इररेलेवेंट एक चीज़ है। ये कुरैशी, गिलानी, लगारी वगैरह जो हैं, ये ऊपर से नहीं आए, अमेरिका ने मुसल्लत नहीं किए, भारत की तरफ से नहीं आए, इनको हमने खुद मुंतखब किया है। बाकी यहाँ तक कि इन्होंने, मेरा ख्याल है कि 1 महीना पहले भी ये बात की थी कि वज़ीर आज़म गिलानी की अहलिया मोहतरमा ने 8 लाख पाउंड की शॉपिंग की है वहाँ से, इंग्लैंड से जी। अगर शॉपिंग की है तो इसके हवाले से ये इनका कह देना या मेरा कह देना या मीडिया में खबर का आ जाना वो मुस्तनद नहीं हो सकता। कुछ सबूत होने चाहिए। अगर किसी के पास सबूत हैं तो उस सबूत के हवालों से वो मीडिया में बात करे तो मेरा ख्याल है कि ये मामला ऊपर तक जाएगा। अगर उन्होंने किसी तरीके से कहाँ से पैसे आए वो उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सियालकोट से शौकत अली बोल रहा हूँ जी। ये बताइए। बात है, जो लोग कहते हैं ना सियासतदान पाकिस्तान नया बनाएंगे, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे कोई भी है, जो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बना दिया हुआ है ना वो बेहतर है। ये नया क्या बनाएंगे? इनके पास एटमी ताकत है, ये एटमी ताकत दुनिया को दिखानी चाहिए। इंडिया हमारे पीछे, इसराइल हमारे पीछे है,
इस तरह इनने अमेरिका और इंडिया को हमारे पीछे लाया है। हम 8वीं ताकत है। क्या ये हमने जो एटम बम बनाया है वो शो किसने सजाने के लिए बनाया हुआ है? ठीक है जी, बस बहुत ये शुक्रिया बात है। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शिकारपुर से बोल रहा हूँ, LD सुमरो। जी सुमरो साहब फरमाइएगा। हाँ सर, ये कब तक अवाम को सर भुट्टो के नाम पर सर गुमराह करते रहेंगे सर? ये करप्ट हुकूमत कब मतलब अवाम से छुटकारा मिल जाएगा सर? चल ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। आपने एक तो कायदे आज़म का पाकिस्तान कैसे बनेगा, और शिकारपुर से हमारे मौजूद कॉलर ने कहा कि अवाम को भुट्टो के नाम पर कब तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, गुमराह किया जाता जी, रहेगा। ये पाकिस्तान तो कायदे आज़म का पाकिस्तान ही है, लेकिन इसमें कुछ चोर, डाकू, लुटेरे, राहजन, उनके हाथ में मामलात आ गए हैं। इस वजह से मामलात मखदूश हुए हैं। तो निज़ामी साहब ने जैसे कहा है कि मुल्की हालात ख़राब हैं, निज़ामी साहब ने निशानदेही की है मुल्की हालात, सियासी हालात की। ठीक, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगा, इंशाअल्लाह। क़यामत कायम रहेगा। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है कि हम जो हुक्मरान मुंतखब करते हैं कैसे करते हैं, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर और उसके लिए शेख रशीद साहब ने भी इसी तकरीब में खिताब किया। उन्होंने कहा कि जी जहनी इनकलाब की ज़रूरत है, अवाम की सोच बदलने की ज़रूरत है। अवाम की सोच कैसे बदलेगी? अवाम की सोच उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक आप अवाम को बाशऊर नहीं बनाएंगे। बाशऊर बनाने का एक ही तरीका है, वो तालीम है। तालीम, हाँ, तालीम जो अब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वो शरह खानगी ये बताई जा रही है 58%, 58%, वो उन लोगों को उसमें शामिल किया जाता है जो साइन कर सकते हैं, दस्तखत कर सकते हैं। अगर मैट्रिक को आप खानदान कह लें तो मेरा ख्याल है कि वो शरह खानगी 10-12% से ज़्यादा नहीं है। और 10-12% अगर मैट्रिक लोग हैं उनमें से वोट डालने कितने जाते हैं? 2-3% या 4% जाते होंगे। और इसमें भी अब तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अगर हम अपनी ज़ुबान उर्दू में, कौमी ज़ुबान में तालीम को फ़रोग़ दें, और जो तबकाती निज़ाम तालीम है इसका ख़ात्मा कर दें कि अमीरों के लिए ऑक्सफर्ड और फ़लाँ और फ़लाँ फ़लाँ, और गरीबों के लिए पीले और टाट के स्कूल, तो इस तरह से निज़ाम बेहतर नहीं होगा। अच्छा, उसमें तबकाती तालीम को ख़त्म करना ये बात की बात है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दें। जी हाँ, बिल्कुल, इस तालीम की तरफ तवज्जो दें और अपनी कौमी ज़ुबान में तालीम को लेकर आएँ, आसान करें, ताकि इसमें आप समझने चीन ने तरक्की की अपनी ज़ुबान में की, जापान ने तरक्की की अपनी ज़ुबान में की, जर्मन्स ने अपनी ज़ुबान में तरक्की की है, और उनके लोग जो हैं वो आपके सामने इंग्लिश नहीं बोलते बल्कि ट्रांसलेटर्स बिठाए होते हैं, लेकिन आप फ़ख्र महसूस करते हैं इंग्लिश बोलने में। अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया को बावर करवाया था कि आपके यहाँ ये जो अक्टूबर गुजर गया है 2011 का, अक्टूबर 2011 के आखिर तक आपका 100% जो है वो आप यकीनी बनाएं कि 100 जितने बच्चे हैं सारे के सारे स्कूल जा रहे हैं। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि उसमें कतन कोई पेशरफ्त नहीं हुई, वही कोई 2-4% जो हैं बच्चे वो जा रहे हैं, बाकी उसी तरह से। राइट, कुछ कॉलर्स हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, जैगम बात कर रहा हूँ खानखड़ा पर। जी जैगम साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है जी, ये मंसूर एजाज और जो अमेरिकन इन्वॉल्व हैं ये मेमो केस में, जी क्या पाकिस्तानी कमीशन में इनको लाया जा सकता है किसी तरीके से? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बिल्कुल भी अभी हम उन्होंने पूछते हैं लाया जी। कि जब उसने खुद पेशकश की है, उसने अपना सवालनामा जवाब बात उसने जवाब अपना उसने दाखिल करवा दिया है। मैं आने के लिए तैयार उसने हूं। कि आने के लिए तैयार हूँ। शुजा पाशा ने भी कहा उसको बुलाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को उसकी ज़रूरत पड़ी, अभी तो 19 को पहली समात है ना, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत पड़ी तो मेरा ख्याल है कि वो खुद उसने पेशकश की है, वो आ भी जाएगा। राइट, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? हमें लाइन ड्रॉप हुई है। हम बात कर रहे थे मुल्की हालात के हवाले से, और एक अहम सवाल ये है कि हुकूमत के इत्तेहादी कहाँ है? मेमो इशू पर हुकूमत के इत्तेहादियों की जानिब से कोई ठोस लाहेअमल, कोई ठोस ऐलान नहीं किया जा रहा। बिल्कुल जी, हुकूमत के इत्तेहादी आपने देखा होगा पिछले दिनों में हुकूमत के वो जैसे ही जरदारी साहब के, गिलानी साहब के पाँव में कांटा चुभता था तो तकलीफ का इजहार ये उनके इत्तेहादी करते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 28 तारीख को अगर जलसा लाहौर में किया तो फिर उसके जवाब में रैली कराची में हुई थी, लेकिन अब मेमो इशू पर कोई खुलकर बात नहीं की जा रही। असल में हमारी सियासत जो है ना जी, वो इस असूल के ऊपर चल रही है, तेल देखो तेल की धार देखो। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये इत्तेहादी जो हैं वो तेल की धार देख रहे हैं, वो उनको हुकूमत की परेशानियों का पता चल चुका है, और शायद उन्होंने तजिया भी कर लिया है कि आइंदा क्या होने वाला है। अब समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो कोई भी अमरीका को नाराज़ नहीं करना चाहता इस तमाम सूरत हाल में। हुकूमती इत्तेहादी नहीं जी, अपोजिशन वाले भी उसमें, आप वो जो खान साहब हैं वो भी, मियां नवाज शरीफ साहब भी,
سارے کے سارے سوائے جماعت اسلامی کے، جماعت الدعوہ کے، لیکن ان کا چونکہ سیاست میں اتنا بڑا کردار نہیں ہے، سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اسلام آباد کو راستہ واشنگٹن سے ہو کے جاتا ہے۔ اچھا، کچھ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 دسمبر آنے والی ہے اور کرسمس سے پہلے نیٹو کی سپلائی کھول دی جائے گی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اس میں جی امریکہ جو ہے افغانستان میں وہ 1 مہینہ سے زیادہ پاکستان کی مدد کے بغیر، پاکستان کی امداد کے بغیر، پاکستان کے تعاون کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ امریکہ کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ پاکستان کو آن بورڈ لے آئے، تو پاکستان کی فوج نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اس سے قطعاً پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے میری رائے پوچھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں پیش رفت ضرور ہوگی، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ فوج طے کرے گی اور اپنی شرائط اور کنڈیشنز کے اوپر طے کرے گی۔ خارجہ پالیسی ہماری کیا ہوگی؟ خارجہ پالیسی کون بنائے گا؟ حکومت بنائے گی یا فوج بنائے گی؟ خارجہ پالیسی بنانا یہ تو حکومت کا ہی کام ہے، وزیر خارجہ کا کام ہے، اور موجودہ حالات میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بیانات کو دیکھتے ہوئے ہماری فوج اور ہماری وزیر خارجہ یہ ایک ہی لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور پالیسی جو بنے گی فوج کے تعاون سے بنے گی، سیاسی حکومت بنائے گی، اور وہی پالیسی ہوگی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ شاید یہ 11-12 سال میں پہلی دفعہ ہوگا۔ رائٹ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اور اپنے جوابات بھی ملاحظہ فرمائے فضل حسین عوان صاحب کی زبانی، اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم خالد احمد صاحب کا کالم ہے، لمحہ لمحہ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہے کون تنہا رہ گیا ہے، امریکہ یا پاکستان؟ سوالیہ نشان۔ لکھتے ہیں کہ محترمہ ہنا ربانی کھر نے فرمایا ہے کہ اب دہشت پر جنگ میں امریکی شکست کی ذمہ داری امریکہ کے اپنے کاندھوں پر ہوگی۔ وہ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے پاکستان کی $70 کروڑ کی معمولی سی امداد بھی بند کرنے کے بل کی منظوری پر رد عمل ظاہر کر رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان سے منظوری پانے والا بل امریکی سینٹ سے بھی منظوری کا طالب ہوتا ہے، اور سینٹ کی منظوری کے بعد اس پر ریاستہائے متحدہ کے صدر کے دستخط بھی ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ انسان اپنی حیات چند روزہ اکثر غیر ضروری تاخیروں کی بھول بھلائیوں میں راستہ تلاش کرتے گزار دیتا ہے۔ دیکھ لیں کہ ہم بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی نیت کر کے راہ عمل میں آنے والی بھول بھلائیوں میں راستہ تلاش کرتے کرتے ان حالوں تک پہنچ گئے ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک طویل عرصے تک امریکہ کی ہر بات پر اس کی تائید کرتے کرتے اس کے جمہوری مزاج میں شاہانہ بے نیازی شامل کر دی ہے۔ وہ اختلافی نوٹ پڑھنے یا اختلافی بات سننے کا عادی ہی نہیں رہا۔ اب امریکہ کی عادت کیسے تبدیل کی جائے جو ہم نے بری عادتیں اس کو ڈال دی ہیں؟ امریکہ کی عادت تبدیل ہو چکی ہے، ایران نے تبدیل کر دی ہے، اور مور اوور اب پاکستان نے تبدیل کر دی ہے۔ خالد احمد صاحب نے تنہائی کی بات کی ہے کہ پاکستان تنہا ہوا ہے یا امریکہ تنہا ہوا ہے۔ امریکہ تنہا ہوا یا نہیں ہوا اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان تنہا نہیں ہوا۔ چین اس کے ساتھ ہے، ایران اس کے ساتھ ہے، اور فوج نے اور سیاسی قیادت نے اب جو موقف اپنایا ہے، سخت موقف، پوری قوم متحد ہے، پوری قوم سیاسی قیادت اور قیادت کی پشت کے اوپر ہے۔ نہ صرف پوری قوم بلکہ اپوزیشن بھی اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہے۔ پاکستان قطعاً تنہا نہیں ہوا، بلکہ پاکستان اس معاملے میں متحد ہو گیا ہے، اور اس نے امریکہ کو سبق بھی یہ دے دیا ہے کہ ہر بات جو ہے وہ بدماشی سے نہیں منوائی جا سکتی۔ اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، امریکہ اب بدماشی چھوڑ کے وہ محنت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تحقیقاتی کمیٹی جو اس نے بنائی ہے اس حوالے سے، مہمان ایجنسی میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد، اس کی رپورٹ کے بعد امریکہ معافی بھی مانگ لے۔ امریکہ معافی مانگ لے گا؟ معافی مانگ لے گا، کیونکہ اس معافی مانگنے کے بعد نیٹو کی سپلائی بحال کر دی جائے گی؟ وہ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ابھی معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی کنڈیشن کے اوپر، پاکستان کی شرائط کے اوپر طے ہوں گے۔ رائٹ، لیکن پاکستان کی عوام نے جو سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد حکومت کو اتنی جرت ہوگی کہ وہ عوام کی رائے کے مخالف جاتے ہوئے امریکہ سے تعلقات بڑھائے؟ اس حکومت نے تو بڑی جرتیں کر دی ہیں۔ وہ مہنگائی کا طوفان دیکھ لیں آپ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ، وہ کب قوم کو مانتی ہے، کب عوام کو مانتی ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو سٹانس لیا ہے، جو مضبوط موقف اپنایا ہے، وہ فوج نے اپنایا ہے، اور فوج کے کہنے کے اوپر یہ ہماری حکومت بھی، اس نے بھی آمین کہہ دی ہے۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، ایسا ہو گیا، لیکن پوری قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے اس معاملے میں۔
जो नीटो की सप्लाई बंद की है। तो मतलब अवाम और फौज जो है उनका मौक़िफ़ एक है और हुकूमत जो है वो नीम दिली के साथ उस मौक़िफ़ की हाँ में हाँ मिला रही है। बिल्कुल, अगर ये सारे मामलात इंडिपेंडेंट होते, ये हुकूमत सारे मामलात करने में, तो अब तक सप्लाई कब की बहाल हो जानी थी। राइट। और नाज़रीन आप बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। आज का नवा वक्त इदारिया भी मेमो गेट के हवाले से है कि मेमो गेट स्कैंडल में आर्मी चीफ और ISI चीफ के बयानात और हुकूमती तर्ज अमल हुक्मरान इदारों को चैलेंज करने के बजाय अपनी बेगुनाही साबित करें। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी, DG ISI जनरल शुजा पाशा और पाकिस्तानी निजात कादियानी अमरीकी शहरी मंसूर एजाज ने मेमो गेट स्कैंडल से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ और दीगर दरख्वास्त दहंदगान की दायर करदा आइनी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अपने अपने बयानात दाखिल करा दिए हैं, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जवाब दाखिल नहीं कराया गया और अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक ने फाजिल अदालत उज़्मा के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर ममलिकत को आइनी इस्तिस्ना हासिल होने के बायस उनकी जानिब से जवाब दाखिल नहीं कराया जाएगा। और अब बेगुनाही साबित करने का वक्त आ गया है। मुख्तलिफ इदारों ने तो अपने जवाब दाखिल करा दिए, सदर साहब ने जवाब दाखिल नहीं कराया। और कल बाबर अवान साहब भी कह रहे थे और गवर्नर साहब भी कह रहे थे कि सदर को और गवर्नर्स को इस्तिस्ना हासिल है। 2 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ने NRO फैसला किया था, उसमें वाज़े तौर के ऊपर सदारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया था। इसके बावजूद हुकूमती आइनी माहिरीन अगर ये हठ धर्मी अपनाए हुए हैं कि उनको इस्तिस्ना हासिल है, तो इसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने आज नया एक मौक़िफ़ अपना लिया है हुकूमती सतह के ऊपर कि सदर साहब अलील हैं, इसलिए जवाब दाखिल नहीं करवा सकते। सदर साहब कैसे अलील हैं? वो खुद कहते हैं मैं सेहतमंद हूँ, मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं 48 आर्टिकल को लागू नहीं होने दूँगा। वो अगर सेहतमंद हैं तो फिर वो पाकिस्तान आ जाएँ, पाकिस्तान उनको आके मुकाबला करना चाहिए, जो भी मामलात हैं, जो भी सूरत हाल है। राइट। और अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करनी बेगुनाही चाहिए। सुप्रीम ये हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा ये मेमो साजिश जो है। इदारे की आखिरी 2 लाइन्स में पढ़ना चाहूँगा, बहुत अहमियत की हामिल है कि अब मेमो गेट स्कैंडल में दूध का दूध और पानी का पानी होने ही दिया जाए तो बेहतर है। बहरहाल अब खेल शुरू हो चुका है, देखें क्या नतीजा निकलता है। देखें बेनज़ीर शहीद की बरसी पर उनके शौहर मोहतरम दुबई से तकरीर करते हैं, लंदन से करते हैं या फिर मज़ारे बेनज़ीर शहीद से। इसका सवाल इस सवाल का जवाब आप भी दें। बिल्कुल जी, ये गिलानी सदर जरदारी साहब को पाकिस्तान आके वो जो आप उनके दिल में भड़ास है वो निकालनी चाहिए। वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनकी हुकूमत ने तो गुज़श्ता हफ्ते कह दिया था कि इस सैटरडे को वापस आ जाएंगे, उसको भी 8 दिन हो गए हैं, वो वापस नहीं है। अब भी सदर साहब कह रहे हैं मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, इनके तर्जमान भी कह रहे हैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये भी कन्फर्म इंफॉर्मेशन है, पक्की इतला है कि वाजिद शमसुल हसन जो सफ़ीर हैं बरतानिया में, वो सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो सदर साहब के वहाँ इस्तकबाल के लिए, वहाँ इनकी रिहाइश के लिए, वहाँ ठहरने के लिए वो तैयारियाँ कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाऊँगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि दूसरी तरफ वो तैयारियां हो रही हैं, जिसका सबूत यही है कि शमसुल हसन साहब जो सफ़ीर हैं वहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही फरमाया। और बाकी जो वक्त की कमी है, अब आवाम जो है वो बेहतर फैसला कर सकते हैं आज की गुफ्तगू से। थैंक यू वेरी मच जी फजल साहब, आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह अगले नशिस्त में भी आपसे बात होगी। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम ऐसी तजुर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाए वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।